नमस्कार दोस्त, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज इस संविधान की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम भारत शासन अधिनियम यानी भारत परिषद अधिनियम 1858 की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये सारी परीक्षाओं में जितने भी भारत के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें इम्पोर्टेंट रहेगा। कोई भी एग्जाम्स का कैंडिडेट अगर इसको देख रहा है तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया है। और सारे क्वेश्चन इसमें से कवर करवाए जाएंगे। देखिए, पिछले सारे वीडियो हमने कवर करवा दिए हैं, यानी कि 1773 से भी पहले के पृष्ठभूमि से लेकर के और 1853 तक, और फिर अब ये चल रहा है 1858 का। 4 ट्रैक कंप्लीट हो चुके हैं। आप चलेंगे भारत शासन अधिनियम। हमने सब कुछ बता रखा है, चार्टर क्या होते हैं, अधिनियम क्या होते हैं, अच्छे से एकदम डिक्लेयर कर दिया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 में। देखिए, ये क्यों लाया गया था? ये इसलिए लाया गया था कि भारत में विरोध हो रहा था। 1857 की क्रांति हो गई थी, तो क्रांति का भी एक प्रमुख कारण ये था कि आप ब्रिटेन में आप संसद में बैठ करके कानून बनाते हैं, क्यों भारत में क्यों नहीं बनाते हो आप कानून? भारत में बनाओ कानून। भारत में बनाया गया कानून है ये भारत शासन अधिनियम। बनाया गया है तो ब्रिटेन से ही बने हैं बनने को तो, लेकिन भारत की मान्यताएं परंपराओं के अनुसार, भारत के पर्यावरण अनुकूल की जो अनुकूलता है भारत की, उसके अनुसार इसको तैयार किया गया था कि भारत की जो परिस्थितियां हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको फॉलो किया गया इसके अंदर। और ये इसलिए बनाया गया क्योंकि अब जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके अंदर अच्छे से इनको कूटा गया अंग्रेजों को कि भाई जाओ, तुम्हें आप जाओ यहाँ से। तो फिर इन्होंने सोचा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो पैसा तो और भी खींचना है भारत से, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया ही था। तो भारत से जब पैसा खींचना है तो ऐसा करो कि भारत की जो लोग हैं उनकी बातों को मान लेते हैं, भाई ये भी खुश हैं, हम भी खुश हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको बनाया गया था। और इसके अंदर क्या कुछ कंडीशन दी गई थी उनको हम अच्छे से समझते हैं आसान तरीके से। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाना और आगे बढ़ते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एकदम बढ़िया बेस्ट तरीके से ही समझाया जाता है। और आपको समझ में आ रहा होगा तो आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो सारे की एकदम बढ़िया तरीके से समझा रखे हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। भारत शासन अधिनियम 1858। देखिए, इसको बोला जाता है, क्या इंग्लिश में अगर इसको बोले तो इसको बोला जाता है एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के लिए शानदार अधिनियम, भारतीय सरकार के लिए शानदार बढ़िया अधिनियम है। इसको कहा गया है ब्रिटेन की संसद में जब ये अधिनियम बना था ना, ब्रिटेन की संसद में इसको पारित किया जाना था, तब इसको ये कहा गया कि भारतीयों के लिए ये बहुत ही अच्छा कानून है, इसलिए इसको कहा गया ये एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, आवाज अगर आपको कम आ रही है, एक तो ये कचल पचल करती रहती है ना, इसको आप नजरअंदाज कीजिए और आवाज को थोड़ा बढ़ा दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए वॉल्यूम को, ताकि अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक बोलता हूँ, लेकिन ऐसे ही बोलता हूँ, मैं नॉर्मल बोलता हूँ। अच्छा, इसको ये बोल दिया गया इसको है। अब इसके अंदर और क्या कुछ था, इसको तो ये बोला गया है जब ये अधिनियम बना, ये यानी कि विधेयक बना जब पेश किया गया, तब इसका ये नाम रखा गया। कहाँ पर रखा गया इसका नाम? ब्रिटिश संसद में। इसको ब्रिटिश संसद के अंदर ये विधेयक के तौर पर इसका नाम रखा है, ब्रिटिश संसद में विधेयक के तौर पर, विधेयक के तौर पर ये नाम रख दिया गया। अब देखिए, इसके अंदर जो है ये कुछ इसके उद्देश्य भी थे। क्यों लाया गया? इसके उद्देश्य हैं, 2 प्रमुख उद्देश्य लिखते हैं जो हमारे परीक्षा उपयोगी है, उनको हम यहाँ पर कवर करते हैं।
सबसे पहला तो 1857 जैसी क्रांतियां दोबारा से ना हो, इसको रोकना था। दूसरा इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना और उसी के जरिए धन को ब्रिटेन में पहुंचाना, यानी टैक्स के माध्यम से पैसों को ब्रिटेन तक पहुंचाने का इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य रखा गया था। किसका? इस एक्ट ऑफ 1858 का। क्लियर? अब ये उद्देश्य जो पहला है, इसका उद्देश्य 1857 क्रांति जैसी घटनाओं को रोकना, क्रांति जैसी घटनाओं को रोकना। ठीक है, अब ये जो घटनाएं हैं ये दोबारा ना हो, इसका उद्देश्य पहला पूरा होगा। दूसरा इसका एक प्रमुख उद्देश्य रहा है कि भारत में प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके, प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके औपनिवेशिक केंद्र बनाना, ब्रिटिश औपनिवेशिक केंद्र बनाना। ब्रिटिश औपनिवेशिक केंद्र, औपनिवेशिक केंद्र बनाना। इसका मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक केंद्र का मतलब होता है कि अपने व्यापार उद्योग धंधे जो है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है अभी, अब इसको बंद कर देंगे 1874 में जाकर के, इसको बंद कर दिया जाएगा एक शाही आदेश के अनुसार, उसको भी हम देख लेंगे। ये जो औपनिवेशिक का मतलब होता है कि व्यापार का जो इनका जो सिस्टम चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके जरिए पैसों को ऐंठना टैक्स के माध्यम से, या जो कपड़े उपड़े बन करके आते थे, यहाँ से कच्चा माल जाता था, कपास जाती थी, तो उसके जरिए मशीनों से कपड़े बनते हैं, फिर उसको डबल रेट में यहाँ पर बेचना, इसको एक धंधा बना दिया इसको। इसी को बोलते हैं औपनिवेशिक, यानी कि कंपनी स्थापित करने का एक नियम पहले बन गया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट तभी बना था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो अब उसको जो है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बंद कर देंगे और उसके बाद में सिर्फ ये केवल प्रशासन संभालेंगे, केवल प्रशासन, यानी कि जो जैसे राष्ट्रपति का पद इनको वायसराय के रूप में बना दिया, गवर्नर जनरल के स्थान को वायसराय बना दिया, महारानी विक्टोरिया का डायरेक्ट इसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा भारत के शासन के ऊपर, तो उसको बोलेंगे औपनिवेशिक केंद्र। यानी कि पैसा जो है, टैक्स जो है, यहाँ से इकट्ठा करके ब्रिटेन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये काम जनता करेगी, काम जनता करेगी। ठीक, तो ये हो गया इसका दो उद्देश्य पूरा। पहला उद्देश्य ये हो गया, दूसरा उद्देश्य ये हो गया। अब देखिए भारत का जो गवर्नर जनरल था ना, इसके स्थान, भारत गवर्नर जनरल के स्थान पर किसका पद सर्जित कर दिया गया? वायसराय, वायसराय नाम कर दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल को तो हटा दिया और क्या बना दिया? वायसराय। गवर्नर जनरल को क्या कर दिया? पद को समाप्त कर दिया। कौन से अधिनियम में? ये मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है कि कौन से अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके और वायसराय का पद लागू किया गया? ये है भारत शासन अधिनियम, यानी भारत परिषद अधिनियम 1858। मोस्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट टिक कर लेना। देखिए पहली बात तो आपके पास नोट्स होंगे, अगर नोट्स नहीं है तो आप नोट्स बनाते चलिए। ये शॉर्ट रूप से लिखवा रहा हूँ मैं आपको, शॉर्ट और स्वीट तरीके से लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आप चाहे कोई भी परीक्षा की यूपीएससी तक के लेवल का सिस्टम चल रहा है, नो टेंशन है, घबराने की कोई बात नहीं है, चलते रहो। हाँ, और जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उसमें जैसे मैं बताते रहता हूँ किसके लिए चल रहा है, किसके लिए नहीं चल रहा है। बाकी वो यूपीएससी का लेवल का नहीं है सिस्टम, ये यूपीएससी लेवल का सिस्टम है। तो आप इसको प्री और मेंस दोनों के लिए
कर सकते हैं रेडी एकदम नोट्स टाइप में। तो देखिए अब ये जो सिस्टम है इसका वायसराय पद इसको बना दिया गया किसके स्थान पर, गवर्नर जनरल के स्थान पर। और जो भारत का शासन है ये डायरेक्ट किसके अंडर आ गया, भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया डायरेक्ट। महारानी विक्टोरिया महाराज तो विक्टोरिया के हाथ में आ गया। ठीक भाई, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं रहा ये सिस्टम, डायरेक्ट किसके हाथ में चला गया, विक्टोरिया। मैंने एक वीडियो बना रखा है फोक्स बिल वाला, जो फोक्स बिल है उसमें पूरी ब्रिटेन की संसद को समझा रखा है कैसे क्या कंट्रोल होता है, कैसे निर्वाचन होता है, किसकी चलती है किसकी नहीं चलती है, तो उसको पूरे से आसानी से समझा रखा है। उसको भी आप देख लेंगे तो फिर आपको ये सारी चीजें जितने भी अधिनियम बने हैं ना वो सारे एक एक अधिनियम आपको समझ में आने वाला है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये तो हो गया क्या, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया क्या, भारत का शासन। अब हम आगे चलते हैं और इसके अंदर जो गवर्नर जनरल का जो पद दिया गया था वायसराय बना करके, तो पहले दो सिस्टम चला करते थे। एक प्रशासन चलाने के लिए एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, एक चलाया करता था व्यापार को। तो दो डिपार्टमेंट हुआ करते थे जिसका नाम था, एक का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल, और एक था निदेशक मंडल जिसको हम बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बोलते हैं। तो ये पहले दो विभाग हुआ करते थे, एक व्यापारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाया करता था और एक संभालता था प्रशासन को। ईस्ट इंडिया कंपनी के दो भाग बट गए थे, दो काम बट गए थे, यानी कि दो भागों में बट गई थी। एक प्रशासन को संभालेगा डिपार्टमेंट और एक किसको संभालेगा, व्यापारिक काम को संभालेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल, इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं क्या, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। देखो ये दोनों का काम अलग अलग था। नियंत्रक मंडल में तो प्रशासन होता था, ये नियंत्रक मंडल गवर्नर जनरल को भी कंट्रोल करता था। जो गवर्नर जनरल हुआ करता था ना उसको भी कंट्रोल किया करता था ये कौन, नियंत्रक मंडल। और निदेशक मंडल जो हुआ करता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, इसका काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को संभालना, उसको देख रेख करना, क्या कैसे कहाँ पर क्या बिक्री हो रही है, कहाँ पर क्या जरूरत है, वो पूरी की पूरी जो अधिकारी हैं। इसके अंदर 24 प्रोप्राइटर्स हुआ करते थे जिनको डायरेक्टर्स बोला जाता था। तो 24 डायरेक्टर्स को बाद में जाकर के को 18 से इसकी संख्या कर दी गई थी, मैंने अभी पढ़ाया था पिछले महीने में। तो ये इन दोनों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, यानी कि हटा दिया गया इनको दोनों को। इनके स्थान पर क्या बना दिया, ये दोनों हटा दिए। अब इनके स्थान पर एक पद सर्जित किया जिसका नाम था भारत सचिव, भारत सचिव, और इसी को बोला जाता था भारत मंत्री, भारत मंत्री।
तो ये भारत मंत्री का पद सर्जित कर दिया, किसके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर, ये दोनों हटा दिए और ये बन गया। अब देखिए जो भारत सचिव हुआ करता था, भारत मंत्री था, पहले ब्रिटिश संसद के अंदर मंत्री हुआ करता था, इसको उठा करके भारत में चेप दिया कि यार तू ऐसा है, तू भारत के प्रशासन को संभाल जा करके, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे भारत सचिव को, भारत मंत्री को। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं इधर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब भारत सचिव को अगर देखें तो भारत जो सचिव है, भारत सचिव, ये जो है ना, ये ब्रिटिश संसद के अंदर मंत्री था, ब्रिटिश संसद में मंत्री था, और इसको उठा करके भारत में लगा दिया कि तू है तो क्या करेगा, प्रशासन को संभालेगा। यानी कि जो व्यापारिक काम है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो और भी प्रशासनिक डिपार्टमेंट है, उसकी देखरेख करने का काम किसको सौंप दिया, भारत सचिव को दे दिया। अब भारत सचिव, जो प्रथम भारत सचिव था वो कौन था, किसको बना दिया, प्रथम भारत सचिव, प्रथम भारत सचिव। ये प्रथम भारत सचिव बना था कौन, चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड। इसको प्रथम भारत सचिव बना दिया गया, चार्ल्स वुड को। अब भारत सचिव तो बना दिया, लेकिन इसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद भी बनाई गई, भारत परिषद। किसकी सहायता करेगी, भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता हेतु, सहायता हेतु एक समिति यानी कि परिषद बना दी गई। अब इसके अंदर कुल मिलाकर के कितने सदस्य थे, 15 सदस्य। 15 जो सदस्य थे इसके भारत परिषद में, इसमें से देखो भाई 2 हिस्सों में बटे हुए थे। 8 सदस्य जो थे, 8 सदस्य ये तो थे मनोनीत। मनोनीत मतलब होता है कि उठा करके दे दें इसको, अरे ले यार जा तू, मैं तेरे को भेजता हूँ, मैं राजा हूँ, इसलिए मैं 8 सदस्य नियुक्त करता हूँ। तो मनोनीत किसके द्वारा किए गए थे, महारानी विक्टोरिया के द्वारा, डायरेक्ट महारानी विक्टोरिया द्वारा। ये तो हो गए मनोनीत। और ये 7 सदस्य थे ना, ये थे निर्वाचित ब्रिटिश संसद के द्वारा, ये निर्वाचित थे। निर्वाचित किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। भाई राजा होता है तो इसका भी जब कंट्रोल कर ही लिया है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, पीछे क्या बता दिया आपको, मैंने ये बोला है कि भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया, सीधा का सीधा। तो जब भारत का शासन विक्टोरिया के हाथ में गया है तो उसकी निगरानी के लिए खुद के आदमी भी तो रखेगी ये भारत में। तो खुद का आदमी था ये, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, 8 थे महाराज, और ये 7 थे, फिर भी हार के आ गए। क्या समझे थे, गब्बर सिंह इनाम देगा। देखिए भारत जो सचिव है ये हो गया, इसकी परिषद हो गई, इसके 15 सदस्य हो गए, 7 निर्वाचित हो गए, 8 क्या थे, मनोनीत थे। ऐसे कुल मिलाकर के 15 सदस्यों की ये परिषद बन गई। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी घोषणाओं के बारे में, इसकी घोषणाएं कौन कौन सी हैं उनकी तरफ। देखिए मैं आपको एक चीज भूल गया, मैं आपको बताना, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, उस गवर्नर जनरल का क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग। देखिए गवर्नर जनरल जो था ना, ये कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, निंग। ये कैनिंग जो था ये अंतिम गवर्नर जनरल था, अंतिम गवर्नर जनरल।
इसका भारत का, क्योंकि फिर गवर्नर जनरल का नाम ही बदल दिया, वायसराय बना दिया इसको, तो ये अंतिम गवर्नर जनरल था और इसी को वायसराय बना दिया। तो ये अब ये क्या हो गया, प्रथम वायसराय। ये प्रथम क्या हो गया, वायसराय। कौन, लॉर्ड कैनिंग। इसको भी याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है, तो आपको यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। प्रश्न सीधा पुटअप कर लिया जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे नहीं, सुन था ये, और ये चार्ल्स वुड था। अब देखिए इलाहाबाद घोषणा। इलाहाबाद घोषणा लॉर्ड कैनिंग, यानी कि सब कुछ जाता हुआ दिखाई दिया। 1857 की क्रांति के अंदर इनको दोया गया बढ़िया तरीके से, बिना शर्त के इनकी कुटाई ठुकाई की गई। तो इन्होंने सोचा कि यार हाथ से पैसे जा रहे हैं तो हो सकते हो क्या मान लिया जाना चाहिए, भारत के जो लोग हैं उनकी बातों को मान लिया जाना चाहिए। तो इन्होंने इलाहाबाद में घोषणा की महारानी विक्टोरिया ने। किसके द्वारा की, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा घोषणा की गई। अब क्या घोषणा की गई उनको हम देखते हैं। देखिए घोषणा कब की गई, 1 नवंबर 1858 को। किसके द्वारा की गई, लॉर्ड कैनिंग द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। देखिए इस घोषणा के अंदर वायसराय शब्द का प्रयोग किया गया। वायसराय शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग, ये वायसराय खुद था लॉर्ड कैनिंग, और इसके द्वारा ही इलाहाबाद में घोषणा की गई। घोषणा में क्या क्या कहा गया, घोषणा में ये बोला गया कि भाई सुनो, पीटो मत आप हमें, हम आपकी बात मानेंगे और जरूर मानेंगे। बात ये थी कि 1857 की क्रांति में जो जो सैनिक, जो जो सिपाही कैद कर लिए गए थे, अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिए थे, हम उन सभी कैदियों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी रिहा कर देंगे। दूसरी घोषणा ये थी कि जो ब्रिटिश सेना यहाँ रख रखी है आपने, इसका अनुपात तो ज्यादा है, तो अनुपात को तो और कम कर दिया था इन्होंने, पहले कर दिया था क्योंकि 1:3 चल रहा था। और बढ़ाओ, भारत के सेना, भारत के जो जवान हैं इस सेना में और वर्दी कर दी जाए। बोला कि ठीक है हम वर्दी कर देंगे। और क्या कहा, और इन्होंने ये बोला कि ये जो बड़ी बड़ी नौकरियों के ऊपर तुम्हारा राज चला रखा है तुमने, ये शिक्षित वर्ग के लिए बड़े बड़े ऊंचे ओहदे के जो पद हैं इनको खोला जाए। ठीक है बोला, खोल देंगे, हम इसको भी खोल देंगे। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं, इनको हम छोटे छोटे पॉइंटों में नोट कर लेते हैं। ऐसे समझाने का स्टाइल मेरा ऐसे चलता रहेगा, नोट्स टाइप के रूप में हम समझाते रहते हैं। एक गोला बना दिया सर्किल आकार के अंदर। अब देखिए घोषणाएं कौन कौन सी हैं, इनको पीले कलर में लिख देता हूं। सबसे पहले तो 1857 क्रांति के 1857 क्रांति कैदी मुक्त हो, मुक्त करो, ठीक, मुक्त करेंगे बोलो। दूसरी जो घोषणा है, इन्होंने ये घोषणा की 1857 क्रांति के कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। अब ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया जाएगा। ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के अनुपात में वृद्धि की जाएगी। सैनिक अनुपात जो पहले कितना था, जो पहले था 1:3, इसको हटा करके इसकी जगह क्या करेंगे, इसकी जगह करेंगे 2:5। इसका मतलब हो गया कि 2 तो अंग्रेज रहेंगे, अंग्रेज सेना में, और 5 कौन रहेंगे, 5 भारतीय, भारतीय सैनिक। तो ये अनुपात रखा जाएगा नए नियम के अनुसार।
ठीक है जी, आगे और बढ़ो, और क्या क्या घोषणाएं और की गई। शिक्षित वर्ग के लिए ऊंचे पद खोले जाएंगे। शिक्षित वर्ग हेतु उच्च पदों पर नियुक्तियां देंगे। उच्च पदों को खोला जाएगा, खोला जाएगा। ठीक, अब शिक्षित वर्ग को ये बोला, तो शिक्षित वर्ग ने क्या बोला? शिक्षित वर्ग ने बोला, शिक्षित वर्ग ने शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का घोषणा पत्र बोला। अपने अधिकारों का घोषणा पत्र कहा इसको, घोषणा पत्र, यानी कि मैग्ना कार्टा बोला गया, मैग्ना कार्टा। ठीक है जी, तो ये इलाहाबाद की घोषणा थी जिसके अंदर ये कहा गया। और भी बोला गया था क्या? हाँ, और भी बोला गया था, 2-4 पॉइंट और है, उनको और लिख लेते हैं। इसके अंदर देखो, एक तो शिक्षित वर्ग को तो बोल दिया इन्होंने कि शिक्षित वर्ग के लिए क्या करेंगे, हम उच्च पदों को भरेंगे, घोषणा पत्र, यानी कि मैग्ना कार्टा बोल दिया। अब इलाहाबाद, एक मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। देखिए, इलाहाबाद संधि भी है, इलाहाबाद संधि, इलाहाबाद संधि, ये अब मेरे अचानक ध्यान आ गया, इसको देखते ही। देखिए, इलाहाबाद जो संधि है, ये संधि कब हुई थी? ये 1764 में हुई थी, 65 में, ये 1765 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी ये संधि? ये संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव वर्सेज भारत, संयुक्त भारतीय सेना, यानी कि ये तो अवध मुगल शासक, और अवध हो गया, मुगल हो गया, बंगाल का नवाब शुजाउद्दौला। तो इन तीनों के बीच में कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। आप एक कंफ्यूज मत हो जाना, कभी ये इलाहाबाद पूछे संधि और ठोक के आ जाओ इलाहाबाद की संधि, पूछे घोषणा और पेपर में ठोका हो क्या? इलाहाबाद की संधि। ये 1765 में, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, जबकि इलाहाबाद की घोषणा कब हुई थी? 1858 में हुई थी। ठीक है, लगभग 100 सालों बाद की बात कर रहे हैं, घोषणा 100 साल बाद हुई थी, जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तब हुई थी। उससे पहले तो ये पलासी वलासी का और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, तो उसके बाद में फिर इन्होंने जो हार गए थे ना, ये राजा, ये सारे राजा हार गए थे रॉबर्ट क्लाइव से पलासी और बक्सर के युद्ध में। तो फिर इन्होंने ये इलाहाबाद की संधि करवाई थी, क्योंकि हारा हुआ जो व्यक्ति है ये हस्ताक्षर ही करेगा, वो बचेगा ही क्या? रॉबर्ट क्लाइव ने बोल ही दिया था पहले कि भाई बोल, अब दोबारा ठोकूंगा वरना मान ले मेरी बात को। तो ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ मुद्दे हैं, मेन पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है। तो वायसराय का सब हो ही गया, और लॉर्ड कैनिंग था इसके अंदर, 1857 की मुक्त कैदी छोड़ देंगे हम आपको, और ये शिक्षित वर्ग के लिए उच्च पदों का खोला जाएगा, और कुछ और पॉइंट आएंगे कुछ, बस यही है लगभग। और भाई बस यही है। तो ये मेन चीजें हैं जिनको आप याद रखना है। फिर आगे और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।